खड़े हो शोरे तला तुम से डर के साहिल पर, अभी तो बहर के उस पार होना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में लोकसभा चुनाव में अभी साल भर बाकी है दोस्तों, और राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले बढ़ गए हैं। खास बात यह है कि इन हमलों में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा में अब देश के गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेने लगे हैं। वैसे तो देश में इस वक्त कई आंतरिक समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर अमित शाह का ध्यान इस बात पर है कि कौन लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। आइए जरा सुन लेते हैं सबसे पहले अमित शाह जी को। और 21 पार्टियां 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? और ये सारी पार्टियां, ये सारी 20 पार्टियां, 21 पार्टियां जो इकट्ठा हुई, इनके मन में मेवाड़ वालों आपका भला नहीं है। इनके मन में अपने बेटे का भविष्य है। मैं नाम से कहता हूं। आपको बता दूं कि अमित शाह शुक्रवार को राजस्थान में थे और इस दौरान एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और अगर नरेंद्र मोदी फिर से चुने जाते हैं तो धोखेबाज सलाखों के पीछे जाएंगे। अमित शाह ने इस दौरान विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक पर भी निशाना साधा था कि वहां सब अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ठीक ऐसे ही आरोप भोपाल में पीएम मोदी ने लगाए थे, आप याद कीजिए। गुरुवार को भी अमित शाह ने बिहार के लखीसराय में जनता से सवाल किया था कि आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसे पीएम चुनना चाहते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि अभी विपक्षी दलों का मोर्चा औपचारिक तौर से बना भी नहीं है और न ही किसी ने राहुल गांधी के पीएम बनने का प्रस्ताव दिया है, मगर बीजेपी के नेता अभी से जनता को यह बताने में लगे हैं कि राहुल को पीएम क्यों नहीं बनाना चाहिए। इसे ही कहते हैं दोस्तों, सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। या फिर बीजेपी देख रही है कि विपक्ष ने सूत कपास सब कुछ इकट्ठा कर लिया है और इसीलिए उसका डर बढ़ रहा है। राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार खुद बीजेपी नेता बना रहे हैं, और इसी से यह पता चलता है कि बीजेपी देश में बदलती हवा का रुख भांप रही है। समझ रही है बीजेपी कि अब उसके किले में सेंध लगनी शुरू हो गई है। राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो बीजेपी परेशान हो ही रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी उसका खौफ बढ़ रहा है। और राहुल गांधी की देश से लेकर विदेश तक की यात्राएं जिस तरह लोगों को उसके करीब ला रही है, राहुल गांधी के करीब ला रही है लोगों को, उससे भी बीजेपी को अपनी कमतरी का एहसास होने लगा है। लाखों करोड़ों खर्च करके और उसके बावजूद पीएम मोदी को लेकर के ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब बीजेपी दे नहीं पाती, और मोदी जी सवालों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और चुपचाप खड़े दिखते हैं। जबकि राहुल गांधी के ऊपर प्रायोजित तरीके से लगाए जा रहे आरोपों का कोई असर ही नहीं दिखता। अमित शाह ने भावी पीएम राहुल गांधी की खामियां अभी से देश को बताने की कोशिश की है कि अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं राहुल गांधी तो क्या क्या खामियां उनमें हैं। तो वहीं उनकी पार्टी के दूसरे नेता एक महीने बाद भी राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की तस्वीरें दिखाकर उन पर सवाल उठा रहे हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी ने जिस तरह अमेरिका में सुनीता विश्वनाथ के साथ राहुल की तस्वीर दिखाकर उनकी नीयत पर सवाल उठाए, वो साफ साफ बीजेपी के खौफ को दिखा रहा है, क्योंकि मणिपुर के मसले पर मोदी जी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी ने तो मणिपुर का रुख किया नहीं, लेकिन राहुल गांधी 2 दिन वहां रह करके पीड़ितों से मिल करके लौट आए हैं। बीजेपी उनके मणिपुर जाने पर भी सवाल उठाती रही है, लेकिन राहुल ने वहां से लौटकर भी मोदी और शाह की आलोचना पर कुछ नहीं कहा है। राहुल की चुप्पी की ये मार और उनके मोहब्बत की दुकान का पैगाम बीजेपी को दोगुनी चोट दे रहा है।
दरअसल बीजेपी राहुल की सियासी चाल को समझ ही नहीं पा रही है। अगर किसी के पैंतरे, किसी की चाल आपको समझ में आ जाए तो मुकाबला आसान हो जाता है, और अगर यह पता ही नहीं चले कि सामने वाला क्या सोच रहा है और उसका अगला कदम क्या होगा, तो बाजी पहले से हाथ से जाती हुई दिखने लगती है। फिलहाल बीजेपी की हालत ऐसी ही है। उसे राहुल के कारण इस बार बाजी हाथ से फिसलती हुई दिख रही है, और यही कारण है कि राहुल से बीजेपी खौफ खाने लगी है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि बीजेपी के डर की क्या वजह है, क्यों राहुल के आगे घबराए दिख रहे हैं मोदी और शाह, और साथ ही यह भी समझेंगे कि किस तरह चुनाव से पहले देश में हिंदू मुसलमान का नया मुद्दा खड़ा करके तैयार करके बीजेपी जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले लेकिन देखते हैं कि आखिर क्यों उठी राहुल के प्रधानमंत्री बनने की बात। देश में चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है और इसमें राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले बढ़ गए हैं। बीजेपी राहुल पर आक्रामक होते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा करने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राजस्थान में थे। इस दौरान एक जनसभा में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बने तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इससे पहले बिहार में भी अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस अजीब प्रकार की पार्टी है। राजनीति में किसी नेता को पहली बार लॉन्च किया जाता है। हम ऐसी पार्टी हैं जहां के नेता को जनता लॉन्च करती है, लेकिन कांग्रेस 20 साल से राहुल गांधी को लॉन्च कर रही है। पटना में कांग्रेस ने राहुल गांधी को लॉन्च करने का विफल प्रयास किया। अमित शाह ने इस दौरान जनता से सवाल भी किया कि आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से किसे पीएम चुनना चाहते हैं। अमित शाह से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी भोपाल में इसी तरह की बातें कही थीं। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक को फोटो सेशन बताते हुए कहा था कि ये सभी पार्टियां पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं। आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो सभी एक साथ आने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी इन तमाम विपक्षी दलों के परिवार के नाम लेते हुए कहा कि अगर अपने बेटे, बेटियों और पोते पोतियों का कल्याण चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें, किसी परिवारवाद वाली पार्टी को नहीं। तो मोदी जी विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और अमित शाह पटना में राहुल गांधी की लॉन्चिंग को विफल बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनके दिमाग में यह ख्याल आया कहां से कि विपक्षी दल राहुल को लॉन्च कर रहे हैं। जिस नेता ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक कर ली, क्या उसे कोई लॉन्च कर सकता है? या राहुल गांधी को वाकई किसी लॉन्चिंग की जरूरत है? अगर बीजेपी की नजरों में राहुल कमजोर हैं तो क्यों मोदी जी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, अमित मालवीय और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता बार बार राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं? क्यों उनके हर एक कदम पर नजर रखी जाती है? अभी राहुल गांधी मणिपुर में थे, तब भी संबित पात्रा से लेकर अमित मालवीय तक सबने राहुल गांधी के दौरे पर सवाल उठाए थे। संबित पात्रा ने राहुल की यात्रा को उनकी जिद बताया था, तो वहीं अमित मालवीय ने कहा था कि राहुल कोई शांति के मसीहा नहीं है बल्कि राजनीतिक अवसरवादी हैं। राहुल ने खुद को कभी शांति का मसीहा नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के नेता ही उन्हें ये उपाधि दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को राहुल की विदेश में बढ़ती लोकप्रियता से भी डर लग रहा है और इसके चलते अब राहुल पर सरकार को अस्थिर करने के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। राहुल गांधी पर अब तक बीजेपी विदेश में जाकर सरकार की आलोचना करने के आरोप लगाती थी, इसे देश विरोधी हरकत बताती थी। लेकिन अब बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप महज कुछ तस्वीरों के आधार पर लगाया है। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे से एक दिन पहले अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने अमेरिका में राहुल की एक बैठक की तस्वीरें दिखाई, जिनमें सुनीता विश्वनाथ नाम की महिला भी मौजूद थीं। स्मृति ईरानी ने कहा, यूएस में राहुल के साथ सुनीता विश्वनाथ बैठी थीं। ये पहले भी सामने आ चुका है कि जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम कर रहा है और सोरोस से सुनीता विश्वनाथ के भी संबंध हैं। जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी क्या बात कर रहे थे, इसकी जानकारी उन्हें देश को देनी चाहिए। आपको बता दूं कि जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी की कोई मुलाकात अमेरिका में नहीं हुई, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी उनसे सवाल कर रही हैं कि उन्होंने सोरोस के साथ मिलकर क्या बात की। किसी बैठक में किसी के उपस्थित होने भर से उसे देश विरोधी करार दिया जा रहा है। बीजेपी ये भूल रही है कि देश का हजारों करोड़ लेकर भागे हुए नीरव मोदी से लेकर मेहुल चौकसी तक के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। तो क्या इस वजह से मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप स्मृति ईरानी लगाएंगी?
तो जाहिर है कि राहुल गांधी को बेवजह विवादों में घसीटने की कोशिश स्मृति ईरानी ने की है, क्योंकि जो सवाल स्मृति ईरानी ने 28 जून को किया वही सवाल अमित मालवीय 3 जून को उठा चुके थे। अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा था, डीसी में थिंक टैंक के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी के बगल वाली ऊंची मेज पर बैठी महिला का नाम सुनीता विश्वनाथ है। सुनीता विश्वनाथ हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की सह संस्थापक हैं और इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैसे कट्टरपंथी संगठनों के साथ कई कार्यक्रमों की सह मेजबान हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों देशों के नागरिकों को यह हक है कि वे एक दूसरे से मिल सकें। लेकिन बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि उसका विरोध करने वाले 2 लोग मिल रहे हैं और उसका डर ऐसी मुलाकातों से बढ़ रहा है। राहुल को जो बार बार प्रधानमंत्री बनाने की बात बीजेपी नेता कह रहे हैं वो इसी डर की वजह से है। बीजेपी ये भी चाहती है कि विपक्ष में अभी से इस मसले पर दरार बन जाए। 23 जून को जब पटना में विपक्षी दलों के नेता एक साथ बैठे और राहुल के दूल्हा बनने की बात निकली, तब से बीजेपी परेशान हो रही है। विपक्षी दलों ने कभी राहुल गांधी के पीएम बनने की बात नहीं की, मगर बीजेपी ऐसा कर रही है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में राहुल को पेश कर रही है। विपक्ष में नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे नेता पहले ही पीएम पद की दावेदारी से इनकार कर चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की महत्वाकांक्षा बड़ी है और बीजेपी इसी वजह से कोशिश में है कि किसी तरह विपक्ष में पीएम पद को लेकर ही तकरार हो जाए और राहुल गांधी के नाम पर सहमति नहीं बने। बीजेपी जानती है कि राहुल उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी और इसमें राहुल गांधी का बड़ा योगदान था। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस दक्षिणी राज्य में काफी ज्यादा समय दिया था। अब तेलंगाना में राहुल अपना दम दिखाने पहुंचे हैं। दक्षिण में बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं और पूर्वोत्तर में भी आसार यही दिख रहे हैं। मणिपुर को उपेक्षित करना बीजेपी को इस साल मिजोरम और अगले साल अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी पड़ सकता है। जानकार बता रहे हैं कि राहुल की सियासी समझ ने कांग्रेस के लिए दोबारा पूर्वोत्तर का दरवाजा खोल दिया है। तो दक्षिण भारत, हिंदी पट्टी के प्रदेश और अब पूर्वोत्तर में कांग्रेस का जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसके पीछे कांग्रेस के सधे हुए कदम और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता बड़ा कारण है। लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जहां कहीं भी अन्याय, अत्याचार, अशांति हो रही है वहां राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ट्रक वालों से लेकर बाइक मैकेनिक्स तक आम लोगों को गति देने वाले लोगों के बीच राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जबकि मोदी जी अब भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले अपने मंत्रियों को चुनावी साल में तैयारियों के लिए निर्देश देते हुए मोदी जी ने कहा था कि गरीब, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों पर ध्यान देने का और भी खास ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन वे खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार के एक सदस्य पर एक कानून लागू हो और दूसरे पर दूसरा कानून। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई देश एक परिवार है? अगर ऐसा है तो कुछ लोग 5 किलो के राशन के लिए लाइन लगाने पर मजबूर क्यों हैं और कुछ लोगों के पास देश की आधी से अधिक संपत्ति क्यों है? सवाल तो उठता है। कुछ लोग खुलेआम अपने धर्म का नारा लगाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और कुछ लोग अपने घर पर भी धार्मिक रीति रिवाज से पालन नहीं कर पाते, धार्मिक रीति रिवाज के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जबकि उसके खिलाफ वह प्रताड़ित होते हैं। कुछ लोग बिना अपराध के जेलों में बंद हैं और कुछ लोग आरोपी होकर भी सरेआम घूमते हैं। देश को एक परिवार बताने वाले मोदी जी खुद पहले शमशान, कब्रिस्तान, कपड़ों से पहचान और बजरंग बली के नाम पर वोट मांग चुके हैं। अब उन्होंने यूसीसी का दांव चला है, मगर यह दांव भी बीजेपी के डर को ही दिखा रहा है और इस खौफ में बीजेपी राहुल के प्रधानमंत्री बनने की बात कह रही है। खैर, शायर एम के असर ने ठीक ही फरमाया है कि मजबूर भड़कने पे चरागों की तरह हैं, मजबूर भड़कने पे चरागों की तरह हैं, अब किससे कहें ऐसी हवा किसने हमें दी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।